कि आपको आज की जानकारी के लिए जो प्रीवियस नॉलेज चाहिए उसमें चाहिए आपको क्या, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऊर्जा क्या होता है। सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि आपको कि ऊर्जा क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। जैसे मान लो कि कोई दो आदमी है, कोई दो आदमी है, ठीक ना। और दोनों आदमी में एक आदमी है जो डेली मजदूरी वाला काम करता है, लेबर क्लास का काम करता है, और एक आदमी तुम में से कोई है जिसको काम करने की आदत नहीं है। तो आप बताइए कि आप दोनों में से ज्यादा लंबे समय तक कौन काम कर पाएगा? जो आदमी रेगुलर बेसिस पे काम करता है। इसका मतलब कि उसका काम करने का क्षमता क्या है, अधिक। और आपका काम करने का क्षमता क्या है? आप 5 मिनट काम करेंगे, 10 मिनट काम करेंगे, आप तुरंत थक के बैठ जाएंगे। लेकिन जो हैबिचुअल आदमी है वो क्या करेगा, लगातार दिन भर काम करता रहेगा और फिर वो अगले दिन वही काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा भी खत्म हो रही है। इसका मतलब कि वो अधिक ऊर्जावान व्यक्ति है और हम कम ऊर्जावान। तो काम करने का क्षमता जिसके पास जितना अधिक है वो उतना अधिक ऊर्जावान है, और जिसके पास काम करने का क्षमता जितना कम है वो उतना कम ऊर्जावान है। एक दूसरा बात क्या होता है, ऊर्जा। तो इस ऊर्जा के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, ये क्या, कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, शक्ति की। तो ये शक्ति क्या चीज होता है? तो शक्ति के बारे में आप लोग बोले हैं क्या कि जो शक्ति पावर होता है, ठीक ना, इस शक्ति पावर के बारे में आप लोग क्या बोले कि ये जो है कार्य करने की दर है। क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, अर्थात इसको दूसरे वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अर्थात प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में खपत की गई ऊर्जा, खपत की गई ऊर्जा जो है ये क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। अब देखिए कि इसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज का, कि अगर आप बात करें एनर्जी का और पावर का, तो पावर होता है क्या, एनर्जी बाय टाइम। बात समझ में आ रहा है कि इकाई समय में कितना काम कर रहे हो। अब देखो पावर को प्रैक्टिकली समझते हैं कि मान लीजिए कि पुराने जमाने में होता था कि अगर हमको कुआं खोदना है तो मजदूर कुआं खोदते थे। कितना टाइम लगता था? बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आज के जमाने में क्या है, हम लोग बोरवेल धसाते हैं और 1 से 2 घंटे में कुआं खुद के तैयार। इसका मतलब क्या कि अधिक समय कौन ले रहा है काम करने में, मजदूर। और आजकल जेसीबी धसाते हैं और एकदम खोद खाद के रख देते हैं बराबर 1 घंटा में। तालाब खोदना है तो मजदूर मिलके काम करे, एक मजदूर, तो मुझे लग रहा है 5-6 साल में तालाब खोदा जाएगा अच्छा खासा। लेकिन अगर जेसीबी से खोदें तो जेसीबी क्या करेगा, 1-2 घंटा, 5 घंटा, एक दिन हार्डली, काम खत्म। इसका मतलब क्या कि जो कम समय में अधिक काम कर रहा है उसके पास शक्ति क्या है, अधिक है। और जो अधिक समय में भी कम काम कर रहा है उसके पास शक्ति क्या है, कम। तो कोई चीज ऐसा है, तो इसमें बताओ कि जो आदमी काम कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, और जो मशीन जेसीबी गड्ढा खोद रहा है, इस दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? मशीन। मशीन इसीलिए पावरफुल है क्योंकि वो कम समय में क्या कर रहा है, अधिक काम कर दे रहा है। कम समय में क्या कर दे रहा है, अधिक काम। तो यहां देखिए कि आपका टाइम जितना कम होगा, टाइम जितना कम होगा, छोटे नंबर से डिवाइड करिएगा तो पावर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और टाइम जितना अधिक लगेगा पावर इतना क्या होगा। तो आदमी के द्वारा टाइम अधिक लग रहा है, इसका मतलब आदमी का पावर क्या है। और मशीन के द्वारा टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब मशीन का पावर क्या है। अब देखो ध्यान से कि हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, सेल में संचित ऊर्जा के बारे में। हम लोगों को पढ़ना है क्या, कि सेल में संचित ऊर्जा का क्या काम होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में मैंने आपको क्या बोला है कि अगर हम लोग एक सेल लगा देते हैं जिसका विभवांतर है V, तो ये V और 0 हो जाएगा प्लस माइनस के बीच का। इस सेल का काम क्या है? तो इस सेल का काम क्या है भाई, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये सेल क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गया, तो इस छोटे से इलेक्ट्रॉन को अगर सेल से थोड़ा भी ऊर्जा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा। और चलेगा और जा करके यहाँ पर क्या करेगा, अपना ऊर्जा बर्बाद कर लेगा। तो सेल जो है
ये एक ऊर्जा का स्रोत है जिसमें कैसी अभिक्रियाएं होंगी, रासायनिक अभिक्रिया। सेल में कैसी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जो सेल के अंदर में होती है, ये मैं पहले भी आपको बताया था कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक ना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, बताया था ना, और रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, बताया था जिस दिन सेल का क्लास लिया था उस दिन बोला था कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भाई इतने छोटे से इलेक्ट्रॉन को अगर उष्मा ऊर्जा मिल जाती है थोड़ा भी, तो वो अपने आप को क्या समझता है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। और इसको थोड़ा भी अगर ऊर्जा मिल गया तो उस इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष ये ऊर्जा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ये करेगा क्या, तो ये ऊर्जा को लेकर के चलना शुरू कर देगा, इसमें इसमें जाएगा रजिस्टर में, और ये रजिस्टर में क्या करेगा, ये अपना ऊर्जा बर्बाद कर देगा। किस चीज में, तो अगर ये रजिस्टर बल्ब है तो प्रकाश में बदल देगा, अगर ये रजिस्टर पंखा है तो इसको क्या करेगा, गतिज ऊर्जा में बदल देगा, अगर ये रजिस्टर कोई स्पीकर है तो इसको क्या करेगा, ये ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। बात समझ में आ रही है। तो इस सेल का काम केवल इतना होता है क्या, कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना। तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देना, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा किस लिए, कि जाओ भाई एक चक्कर पूरा करके आ जाओ। तो एक इलेक्ट्रॉन को मान लो कि इस सेल ने कुछ ऊर्जा दिया, सेल ने ऊर्जा दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर जाएगा, यहां पर अपना ऊर्जा खत्म कर लेगा, और फिर क्या करेगा कि खाली पैकेट लेकर के ये यहाँ पहुंच जाएगा कि भाई हम आ गए, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो बैचलर रहते हैं, बैचलर रहते हैं रूम लेकर के, घर से पैसा मिलता है कि नहीं। तो आपके जो घर के लोग हैं वो मान लीजिए कि सेल है जो भी आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, और आप उस पैसे को क्या करेंगे, आप उस पैसे को क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर खर्च करेंगे, खर्च करेंगे। हो सकता है आपके खाने पीने में खर्च हो सकता है आपके पढ़ने लिखने में खर्च हो सकता है आपका कुछ अनवांटेड भी खर्च हो, है ना, कहीं भी आप जाकर के इस पैसे को क्या करेंगे, खर्च करेंगे। लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, ये पैसा जो आपको एनर्जी मिला है घर से, ये ऊर्जा क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, है ना, समाप्त हो जाएगी। तो आप फिर क्या करेंगे, घर पे फोन करेंगे कि मेरा ऊर्जा खत्म, अब मेरे को फिर से पैसा भेज दो। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि महीना भर का पैसा 20 दिन में खत्म हो जाता हो, होता है, क्यों होता है बे, कहाँ खर्चा करते हो, रिचार्ज कराने में। चलो देखो, तो क्या बोल रहे थे कि इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस सेल से ऊर्जा लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा, इस सेल से ऊर्जा लेगा, और इस सेल से ऊर्जा लेकर के इस रजिस्टर में अपना ऊर्जा खत्म करेगा, और फिर यहाँ से खाली पैकेट लेकर के पहुंच जाएगा यहाँ कि मेरा ऊर्जा खत्म हो गया, मेरे को ऊर्जा दे दो। तो आप देखिए कि सेल केवल इतना काम कर रहा है क्या ना, कि इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, ऊर्जा दे करके क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। तो किसी भी सेल में संचित ऊर्जा जो होता है, ठीक ना, किसी सेल में, किसी सेल में जो संचित ऊर्जा होगा आपका, ये संचित ऊर्जा क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर, इलेक्ट्रॉनों को एक चक्कर घुमाने में, एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य होता है, में किया गया कार्य होता है। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर घुमाने में किया गया कार्य होता है। जरा सा करो क्या, तो इस सर्किट को खोल के और हम सीधा कर देते, इस सर्किट को बैटरी के पास से खोलते हैं और क्या करते हैं, सीधा कर देते। अब जरा सा ध्यान दीजिए कि ये सर्किट जो आपका हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये है रेजिस्टेंस आर, एक पॉइंट का पोटेंशियल आपका 0 और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 और एक पॉइंट का पोटेंशियल भी। अब इस इलेक्ट्रॉन को जाना है कहां से, 0 से लेकर के जाना है और फिर भी तक वापस आना है, फिर इस बीच में इसको क्या करना है, ऊर्जा लेना है, फिर 0 से लेकर के चलना है और भी तक क्या करना है, इसको वापस आना है। तो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाएगा, तो यहाँ 0 से चलेगा, मान लो ये ए पॉइंट है, और इलेक्ट्रॉन चल करके कहाँ तक आएगा, इस बी पॉइंट तक आएगा, जिसका पोटेंशियल कितना है, बी। अब इसमें कितना इसको काम करना पड़ा, अब इसमें इसको कितना काम करना पड़ा, तो मान लेते हैं कि ए से बी तक आने में जो इसको काम करना पड़ा वो कितना, W। अब देखिएगा आपका विभवांतर का परिभाषा क्या कहता है, विभवांतर का परिभाषा कहता है क्या, कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, विभवांतर, विभव के बराबर में होता है ना। तो आप लिखते थे क्या, आपको याद होगा कि आपके विभवांतर का परिभाषा क्या कहता है, आपका विभवांतर का परिभाषा ये कहता है
कि जो भाई विभवांतर का परिभाषा है, तो विभवांतर शुरू में था ऑब्जेक्ट कहाँ पर, ए पर, और फाइनल में कहाँ पर पहुंचा, बी पर, है ना। तो विभवांतर जब लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, है ना। फाइनल माइनस क्या लिखोगे, इनिशियल, और इक्वल टू कितना लिखते थे, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। डब्ल्यू बाय कितना लिखते थे, ये याद है कि नहीं याद है, याद है ना। तो ये चीज देखिए, मान लीजिए कि क्यू आवेश को 0 से v तक लाने में किया गया कार्य W है, तो आप ये बात जानते हैं कि v एट b जो है आपका वो कितना है, v के बराबर में। v एट a जो है आपका वो कहाँ के बराबर में, और यहां से आपको मिल जाएगा कितना, W बाय क्यू। इसका मतलब v इक्वल टू जो मिल गया आपको वो कितना मिल गया, W बाय क्यू। इसका मतलब W इक्वल टू जो मिल जाएगा आपको वो कितना मिल जाएगा, क्यू भी। और ये हो गया किसका, वर्क डन का परिभाषा। आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो कार्य के पदों में ही परिभाषित है। ऊर्जा क्या है, किए गए कार्य के पदों में ही परिभाषित है। तो भाई साहब जब ऊर्जा किए गए कार्य के रूप में ही परिभाषित होता है, किए गए कार्य के रूप में परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ, किए गए कार्य के रूप में परिभाषित है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका वर्क डन होगा वही क्या होगा, ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा बराबर हो जाएगा कितना, W। और W इक्वल टू हम लोग अभी कितना देखे हैं कि ये होता है कितना, QV के बराबर में। इसका मतलब अगर हम लोग एनर्जी का बात करें, तो एनर्जी का बात करें तो एनर्जी इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा, QV। एक परिभाषा ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो कि अगर तुम इसमें क्या करो, ओम का नियम लगा दो। अगर तुम क्या करो, इसमें ओम का नियम लगा दो, तो ओम का नियम क्या कहता है भाई, V इक्वल टू IR के बराबर में। V के जगह पर IR पुट करके एक नया परिभाषा बना सकते हो। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेल की शक्ति का, अगर हम लोग बात करें क्या कि सेल की शक्ति कितनी होगी, तो अगर हम लोग बात करें किस चीज की, सेल की शक्ति की, कि सेल की शक्ति कितनी होगी, तो सेल की शक्ति के बारे में जब P के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो बेटा पावर होता है, ये पावर क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा, और बाई लगा क्या, टाइम, लगा समय। तो मान लो कि किसी परिपथ में, मान लीजिए कि किसी परिपथ में, माना कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में T समय में जो है, T समय में Q आवेश प्रवाहित होती है, T समय में Q आवेश प्रवाहित होती है, Q आवेश प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब Q आवेश प्रवाहित होगी तो क्या होगा, कि जो एनर्जी होगा आपका ये QV के बराबर में होगा। एनर्जी कितने के बराबर में होगा, QV के बराबर में होगा। और समय इसमें इसको कितना लगा है, T लगा है। तो यही हो जाएगा क्या, आपका पावर। अब ध्यान से देखिएगा कि पावर इक्वल टू जो आया, पावर इक्वल टू जो आया वो कितना आया है, QV अपॉन T, ये ना आया है। अब ध्यान से देखना इसको, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू V इंटू Q बाई T। और ये देखो कि ये Q बाई T है, इसका मतलब प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो चूंकि बेटा I इक्वल टू जो है तो हो जाता है कितना, Q अपॉन T। तो इसी को हम लोग P इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, VI, मतलब वोडाफोन आइडिया, ये ना, वोडाफोन आइडिया गधे पोटेंशियल करंट, ठीक ना। ये एक परिभाषा याद रहेगा। अब देखिए कि इसमें हम लोग क्या जानते हैं, अब इसमें हम लोग ये जानते हैं क्या कि ओम का नियम। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग जानते हैं क्या, ओम का नियम। तो अगर बात किया जाए तो ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, ओम के नियम से आप जानते हैं कि V इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, IR। V के जगह पर इसमें जब डाल दीजिएगा तो P इक्वल टू मिलेगा IR और इंटू कितना, I मिलेगा। I और I मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा कितना, I स्क्वायर और R। तो एक पावर का परिभाषा ये भी हो गया आपका, पावर इक्वल टू कितना, I स्क्वायर R। दूसरा चीज आप देखिए कि फिर से अगर ओम का नियम लगाइएगा तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना, IR। अब इस बार हम क्या करें ना, I के जगह पर ही रख दें क्या, I के जगह पर ही रख दें क्या, V बट्टा R।
आई के जगह पर ही कितना रखें, v बटा आर। तो ये परिभाषा जो है आपका देखिए कि जो p इक्वल टू आपका वी आई है, तो इसमें v के जगह पर हम लोग v ही रहने देते हैं और i के जगह पर कितना लिख देते हैं, v बाय, ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो एक परिभाषा आपका ये भी हो गया पावर का। तो फाइनली अपन ने पावर का 3 परिभाषा देखा ओम के नियम। एक पावर जो कि v और i के बराबर में है, दूसरा पावर जो आपका आई स्क्वायर आर के बराबर में है, और तीसरा पावर जो आपका वी स्क्वायर आर के बराबर में है। अब इसमें से आपको परिपथ में जो कोई भी दो चीज पता रहे, अगर धारा और विभवांतर पता रहे तो ये वाला लगा देंगे, अगर धारा और प्रतिरोध पता रहे तो ये वाला लगा देंगे, और अगर विभवांतर और प्रतिरोध पता रहे तो ये वाला लगा देंगे। किसी भी परिपथ में किसी भी सेल का जो लगा हुआ है उसका पावर कितना है ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कि अगर ये सारी कहानी तब तक है, ये सारी कहानी तब तक है, ये देखना ये Q बाई टी ये औसत करंट का परिभाषा है। ये किसका परिभाषा है, औसत करंट का। और औसत करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। औसत करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। औसत धारा हमेशा कैसी होगी, कांस्टेंट। लेकिन अगर ऐसा हो कि धारा समय के साथ बदले, अगर धारा क्या हो, समय के साथ बदले, उस समय में हम लोग क्या करेंगे, है ना, अगर धारा समय के साथ में बदलें तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से। अब देखो कि अगर धारा समय के साथ बदले तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि किसी बहुत छोटे समय के लिए, अगर बात करें बहुत छोटे समय, बहुत छोटे समय dt के लिए, बहुत छोटे समय dt के लिए अगर आप बात करेंगे तो बहुत कम समय में जो ऊर्जा का खपत होगा, ये ऊर्जा का खपत भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। खपत ऊर्जा की मात्रा जो है, तो खपत ऊर्जा की मात्रा जो होगी, ये मात्रा कितनी होगी, डी के बराबर में, बहुत छोटा ऊर्जा। अब देखो कि पावर अगर हम लोग लिखेंगे, अब अगर हम लोग पावर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, पावर इक्वल टू ऊर्जा बट्टा समय लिखते हैं। तो इस बहुत छोटे समय में जो है तो आपका ऊर्जा कितना खत्म हो रहा है, और इसमें टाइम कितने का लग रहा है, dt का लग रहा है। इतना में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं कोई दिक्कत है। जरा सा देखो कि अगर हमको de लिखने का मन हो, तो de लिखने का मन हो तो p dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, p dt लिख सकते हैं। अब अगर हमको कुल ऊर्जा चाहिए, अब अगर हमको कुल ऊर्जा चाहिए तो कुल ऊर्जा के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, और इधर हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, ठीक ना। अब ध्यान से देखना कि अगर हम लोगों को पावर का बात किया जाए, अगर पावर का बात किया जाए तो पावर के बारे में हम लोग ये 3 परिभाषा जानते हैं। तो 3 परिभाषा जानते हैं, तो इसमें जो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है ना, इस वाले परिभाषा को मैं क्या करता हूं, आपके सामने में रखता हूं। यहाँ पावर के जगह पर आप, हम जानते हैं कि जो आपका P इक्वल टू होता है वो आई स्क्वायर आर होता है। P इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर। तो इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ DE इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर और कितना dt। बात समझ में आ रहा है, आई स्क्वायर आर और dt। देखिए कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ये हमेशा क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध तो हमेशा नियत रहता है किसी दिए गए चालक के लिए, और नियतांक को हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं भाई, बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर डी टी। कहाँ से कहाँ तक, तो टाइम 0 से लेकर के टी तक, या t1 से लेकर के t2 तक। t समय के लिए बहा तो 0 से t तक आप कहिए, या समय अंतराल दिया हुआ है तो t1 से t2 तक दिया हुआ रहेगा। अब देखिए कि जब आप बात करेंगे कि यदि धारा भी नियत हो, यदि धारा भी क्या हो, नियत हो, तो यदि धारा नियत होगा तो आई स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तब जो E इक्वल टू आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आर आई स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी कितना, dt के बराबर में। और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, तो आर आई स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के। पहले क्या करोगे, पहले क्या करोगे कि आर आई स्क्वायर के जगह पर t डालोगे और फिर 0 डाल के क्या करोगे,
सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो यहाँ से तुमको पावर का एक और डेफिनेशन मिलेगा कि पावर कितना है, आई स्क्वायर आर टी। बस आई स्क्वायर आर टी। अच्छा एनर्जी है ना, एनर्जी कितना मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी कितना मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। और ध्यान से देखिए कि जब टी को आप इधर लेके आ जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर के बराबर में। अब देखिए कि ये ई बाई टी जो होता है ये क्या होता है, और आई स्क्वायर आर जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो सर इससे फायदा क्या हुआ, तो फायदा हुआ क्या कि यहाँ से आपको एक एनर्जी का नया डेफिनेशन मिल रहा है। एनर्जी का क्या मिल रहा है, नया डेफिनेशन मिल रहा है कि यदि किसी परिपथ से जिसका प्रतिरोध आर हो से आई धारा टी समय के लिए प्रवाहित हो रही है तो खपत ऊर्जा का मान जो होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर में। ये तब जब धारा क्या हो, नियत हो। यदि धारा नियत नहीं होगा, यदि धारा नियत नहीं होगा तो हम लोग अभी देख रहे थे क्या कि E इक्वल टू जो है तो केवल R बाहर रहता, आई स्क्वायर डी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के टी तक लगाएंगे। अब कहोगे कि सर धारा नियत रहने का मतलब क्या, तो धारा नियत नहीं रहने का मतलब कि समय के साथ साथ धारा भी क्या होगी, बदलेगी। जैसे मान लो कि कहीं पर दिया हुआ है क्या, I इक्वल टू टू टी, तो जब t इक्वल टू जीरो था तो I इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब t का मान आप एक रखेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब t का मान आप 2 सेकेंड रखेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे समय बदल रहा है धारा भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब t के पद में दिया रहेगा तो t के पद में दिया रहेगा तो यहाँ I के जगह पर आप t के पद में रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे तो किसी पार्टिकुलर टाइम में कितना पावर का खपत हुआ ये पावर आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। अब देखिए कि अपने परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ रहेगा अपने घर के लिए, तो उसमें अगर विभवांतर का चर्चा कहीं पर नहीं रहे तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। अगर चर्चा नहीं रहे सवाल में तो, अगर चर्चा है तो कोई बात ही नहीं। जैसे ही कहे कि हमारे घर में लगे बल्ब तो सीधे समझ जाना है कि विभवांतर कितना, 220 वोल्ट। अब देखो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रेटिंग होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे रेटिंग होता है। तो रेटिंग होता है कितना कि मान लो कि कभी अगर तुम बल्ब खरीदने गए हुए होगे, ठीक ना, अगर तुम बल्ब खरीदने गए हुए होगे तो इस बल्ब पे लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 100 वाट, लिखा हुआ है कि नहीं, लिखा हुआ होता है। तो ये 220 वोल्ट लिखने का मतलब ये है कि इसको जो आप ऑपरेट करेंगे ये कितने का होना चाहिए, 220 वोल्ट के विभवांतर पे ऑपरेट करना है। और अगर आप इसको 220 वोल्ट के विभवांतर पर ऑपरेट करिएगा तो इसका जो पावर होगा वो कितने का होगा, 100 वाट का होगा। अब ध्यान देना कि 100 वाट होने का मतलब पावर का जो एसआई यूनिट होता है, ध्यान देना कि जो पावर का एसआई यूनिट होता है वो पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तुमको पता है पहले से भी, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। अब जब पावर का एसआई मात्रक वाट होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि अपने घर में कि बैटरी वो लो डिम पे बल्ब जल रहा है, आजकल तो नहीं देखते हैं एलईडी वाला, लेकिन अगर लाल वाला बल्ब आप लोग देखे होइएगा तो कभी कभी होता है क्या कि वोल्टेज कम आता है तो बल्ब डिम जलता रहता है, और अगर वोल्टेज बहुत अच्छा आ रहा है तो बल्ब क्या होता है, बहुत ब्राइटेड जलता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है भाई साहब कि बल्ब का जितना ये पोटेंशियल गिरेगा, तुम ध्यान देना कि पावर के जगह पर अभी हम लोग लिखे हैं क्या, पावर इक्वल टू लिखे हैं आई स्क्वायर आर और कितना टी। तो टाइम को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन क्या बोले, अच्छा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखे हैं, E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखे हैं, है ना। अच्छा तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखे थे कि नहीं अभी, ये चीज देखो कि पावर जो है तो आई स्क्वायर आर के बराबर में होता है ना, पावर आई स्क्वायर आर के बराबर में होता है। अब ध्यान देना कि इसी में हम जानते हैं कि P इक्वल टू जो है तो इसको आप देखिए कि इसको आई आर और एक आई को यहाँ लिख लें तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। अब ये आई आर बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई आर को भी लिखेंगे कि नहीं, V इक्वल टू आई आर और ये आई। अब देखिए कि ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक ना, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और P क्या है पावर। अब देखो कि P और V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा इसका पावर भी क्या होगा, और जैसे जैसे विभवांतर घटेगा इसका पावर भी क्या होगा। लेकिन परिपथ में करंट का मान अगर कांस्टेंट रहे
तो करंट का मान अगर कांस्टेंट रहे तो पी और वी एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि वोल्टेज कम रहेगा तो पावर भी क्या देगा, और अगर वोल्टेज अधिक रहेगा तो पावर भी क्या होगा। तो अगर वोल्टेज कम रहेगा तो बल्ब डिम जलेगा, ब्राइटनेस बल्ब की क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर वोल्टेज अधिक रहेगा तो बल्ब क्या होगा, एकदम टकाटक जलेगा, ब्राइटनेस भी क्या होगी इसकी। मतलब सीधा सीधा हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या यहाँ से, कि जो आपका पावर है, जो आपका पावर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के होता है, ब्राइटनेस के। कि बल्ब कितना अधिक चमकीला होगा ये डिपेंड करेगा कि वो कितने पावर पे ऑपरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, कि बल्ब कितना अधिक चमकेगा ये डिपेंड करेगा किस बात पे, कि इसका पावर कितना अधिक है। बात समझ में आ रहा है, जिसका जितना अधिक पावर वो उतना अधिक चमकेगा। अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें दो चीज पढ़े हैं, दो चीज पढ़े हैं किस चीज का, तो एक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, एनर्जी का फॉर्मूला कितना पढ़े हैं, आई स्क्वायर आर टी। और एक जो है सो आप पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं कितना, आई स्क्वायर आर, या इसी को आप पढ़े हैं क्या, वी आई पढ़े हैं, या इसी को आप क्या पढ़े हैं, वी बाय आर स्क्वायर पढ़े हैं, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक ना। इसी को आप क्या पढ़े हैं, वी स्क्वायर बाय आर पढ़े हैं, ये तीन चीज पढ़े हैं। अब इस तीनों चीज में देखिए कि आप पावर से रिलेट करिएगा, तो पावर से रिलेट करिएगा तो आपको कभी कभी क्या होगा कि बल्ब का डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा, बल्ब का क्या होगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए कि कहा क्या कि हम लोग तीन बल्ब को लगाए हुए हैं, और ये तीनों बल्ब लगा हुआ है किसमें, सीरीज में, ये तीनों बल्ब लगा हुआ है किसमें, सीरीज में। अब कह रहा है क्या कि यहाँ से हम एक सेल कनेक्ट किए, मान लो यहाँ से हम एक सेल कनेक्ट किए, या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दिए कितने का, 220 वोल्ट का। ध्यान देना कितने का पोटेंशियल डिफरेंस दिए, 220 वोल्ट का, ये सीरीज में लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि सीरीज में हर जगह का जो है सो विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा, विभवांतर अलग अलग होगा, मतलब ये 220 वोल्ट हर जगह पर क्या होगा, बटेगा। अब 220 वोल्ट हर जगह पर बटेगा, लेकिन करंट सबसे, जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे भी जाएगा, उतना ही करंट इससे भी जाएगा, और उतना ही करंट क्या होगा, इससे भी जाएगा। तो करंट का मान सबके लिए क्या है, सेम है। अब मान लो कि तुमको सर्किट में दे दे कि ये बल्ब जो है वो 100 वाट का है, ये बल्ब जो है तुम्हारा ये 50 वाट का है, और ये बल्ब जो है ये तुम्हारा 25 वाट का है। अब तुमको डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, करंट सबसे दिया हुआ है, बराबर है। तो रेजिस्टेंस यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे, तो पावर का फॉर्मूला लगा करके। आपको करंट पता है कि सबके लिए करंट क्या है, बराबर, सबके लिए करंट क्या है, बराबर। तो जब भाई सबके लिए करंट बराबर है और हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो पी में और आई आर में यही फॉर्मूला दिख रहा है, पी में और आई आर में रिलेशन यही दिख रहा है। तो अगर पावर दिया हुआ है तुमको 100 वाट का, और करंट जा रहा है इससे, तो इसको कितना लिखोगे, आई स्क्वायर आर वन लिखोगे कि नहीं लिखोगे। यहाँ से जो है तो तुमको कितना मिल जाएगा, रेजिस्टेंस 1 इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 100 बट्टा कितना, 100 बट्टा आई स्क्वायर। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर दूसरे का पावर देखिए आपको दिया हुआ है 50 वाट, तो 50 वाट दिया हुआ है, दूसरे का कितना दिया हुआ है पावर, 50 वाट का। तो आप देखिए कि जो 50 वाट का पावर दिया हुआ है इसको क्या लिखिएगा, आई स्क्वायर आर टू, क्योंकि करंट तो आई ही बह रहा है, रेजिस्टेंस R2 होगा, तो यहाँ से आप R2 इक्वल टू कितना लिखिएगा, 50 बाय आई स्क्वायर। अगर तीसरे का दिया हुआ है 25 वाट, तो आप क्या लिखिएगा, आई स्क्वायर R3, और यहाँ से R3 इक्वल टू आप कितना लिखिएगा, 25 बाय आई स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा बात ये देखो, आई स्क्वायर, मतलब सीधा सीधा बात ये देखो कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस किसका है, 100 वाट वाले का, उससे कम 50 वाट वाले का, और उससे कम 25 वाट वाले। आपको पता होगा कि यदि हमको R1 R2 R3 का रेशियो भी पता था तो हम लोग पोटेंशियल को बांट लेते थे, जिसका विभवांतर अधिक होता था। करंट तो सब में कांस्टेंट है, तो करंट सब में कांस्टेंट है, तो देखो कि अगर V इक्वल टू हम लोग IR लिखेंगे, तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक उसका पोटेंशियल भी क्या अधिक, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पोटेंशियल भी क्या। तो तुम देखो कि यहाँ पर अगर हम इस सब का अनुपात लिखें, इस सब का अनुपात लिखे R1:R2:R3 का, तो तुमको दिखेगा कि इस सब का अनुपात लोगे, आई स्क्वायर सब में कॉमन है, कट जाएगा, और 25 भी सब में कॉमन है, कट जाएगा। कितना आएगा तुम्हारा ये, 4:2:1 का आएगा कि नहीं। मतलब कि अगर हम मान लें कि इसका रेजिस्टेंस 4x है, तो इसका रेजिस्टेंस 2x हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा।
अब आप ध्यान दीजिएगा ये सारा सीरीज में है, ये सारा किस में है, सीरीज में। अब यहां से हमको ये बात भी पता है कि पोटेंशियल इसी रेशियो में बटेगा। पोटेंशियल क्या होगा, इसी रेशियो में बटेगा। क्यों कि जिसका रेजिस्टेंस अधिक उसका पोटेंशियल भी क्या अधिक। और 4x 2x और x को जब हम लोग जोड़ देंगे तो 220 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विभव भी इसी में जाएगा। तो मान लो कि अगर हम लोग यहां से जोड़ दिए 4x प्लस 2x और प्लस x को जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा कितने के बराबर, x बराबर कितना मिल गया 220 बट्टा। अब इसका भी विभव मिल जाएगा, इसका भी विभव मिल जाएगा, इसका भी विभव मिल जाएगा। अब जब विभव मिल गया और पावर मिल गया है तो करंट भी मिल जाएगा, सारा कहानी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है किसमें, सवाल पूछा जाता है कंपटीशन में। कहोगे कि बोर्ड में क्या पूछा जाता है ये बताइए। तो बोर्ड के लिए तुमको कुछ नहीं याद रखना है, बोर्ड के लिए बस तुम ये चीज याद रखो कि तुम्हारे बोर्ड में जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, पावर का फॉर्मूला पूछा जाएगा, पावर का यूनिट पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब कभी कभी क्या पूछेगा आपसे कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का। बात समझ में आ रहा है। तो उसको बोला जाता है KWH। जैसे अपने घर में हम लोग मीटर चलाते हैं, बिजली का मीटर, तो हम लोग कहते हैं क्या कि 1 यूनिट बिजली बिल उठ गया। तो 1 यूनिट का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है ये समझना है। 1 यूनिट का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है क्या भाई कि अगर हम लोग 1000 वाट को लगातार 1 घंटे तक चलाएं, अगर हम लोग क्या करें 1000 वाट के सप्लाई को क्या करें लगातार 1 घंटे तक चलाएं, तो जो बिजली बिल उठेगा वो कितने का, 1 यूनिट का। और इसे ही हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। क्या, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब कि ऐसा यूनिट जो बिजनेस पर्पज से उपयोग किया जाए, ठीक ना। किस चीज को, व्यवहारिक यूनिट आप कह सकते हैं, ठीक ना, क्या व्यापारिक भी कह सकते हैं। अब देखिए कि इसका जो है सो यूनिट क्या होता है KWH। तो 1 KWH का मतलब होता है क्या, KWH का मतलब होता है क्या, किलो वाट और आवर, किलो वाट आवर। ये चीज जो है इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे क्या, व्यापारिक मात्रक। क्या कहेंगे, व्यापारिक मात्रक। और इसी व्यापारिक मात्रक को जो है तो हम लोग ये भी कहते हैं 1 KWH को, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली बिल आपका उठ चुका है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि यदि 1000 वाट का, यदि 1000 वाट का उपयोग हम लगातार 1 घंटे तक करते हैं, लगातार 1 घंटे तक करते हैं तो खपत ऊर्जा, तो खपत ऊर्जा जो होता है ये खपत ऊर्जा कितना होता है 1 KWH, यानी कि 1 यूनिट के बराबर होता है। सीधे ध्यान देना कि अगर हम लोग 1000 वाट पावर का उपयोग, 1000 वाट आपको समझ में आ रहा है कि अपने घर में 100 वाट का 10 बल्ब लगा दीजिए, 100 वाट का 10 बल्ब लगा दिए 1000 वाट हो गया। अब 100 वाट के 10 बल्ब का उपयोग हम लगातार 1 घंटे तक करते रहें तो जो बिजली बिल आएगा वो कितने का आएगा, 1 यूनिट का आएगा, जिसको हम लोग 1 KWH कहते हैं। ये व्यापारिक मात्रक है किस चीज का, तो ये व्यापारिक मात्रक है किस चीज का, ऊर्जा का। ये चीज ध्यान रखना है कि ये ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है इसको क्या बोलते हैं, KWH। और KWH को भी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। अब कोई आदमी कहेगा क्या कि आप 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा को परिभाषित करिए, या 1 KWH विद्युत ऊर्जा को क्या करिए, परिभाषित करिए। तो आप क्या कहेंगे कि यदि 1000 वाट का उपयोग हम लगातार 1 घंटे तक करें तब जो यूनिट उठेगा वो कितना, 1 KWH। अब देखो कि कभी कभी होता है क्या हम लोगों के डेली लाइफ में, ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी होता है क्या हम लोगों के डेली लाइफ में, तो हम लोगों के डेली लाइफ में होता है क्या कि हम लोग जहाँ रेंट पर रहते हैं वहाँ लोग क्या करता है, डुप्लीकेट मीटर फिट कर देता है जिसका बिल ज्यादा उठता है, होता है कि नहीं। तो अगर मान लो कि ऐसा हो हमारे साथ कि हमको शक हो जाए कि मेरा जो बिजली बिल आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो अगर हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हम कितने उपयोग कर रहे हैं विद्युत धारा का ये हमको पता होगा कि नहीं, पता होगा। कितने देर उपयोग कर रहे हैं ये भी पता होगा। तो अगर मान लो कि हम 100 वाट का अपने घर में 2 बल्ब लगाए हुए हैं, या मान लो आजकल 100 वाट नहीं 9 वाट का चलता है, मान लो कि मेरे घर में 9 वाट का 10 बल्ब लगा हुआ है, 9 × 10। मान लो कि हम एक फ्रिज यूज करते हैं जो भी है कितने का, 500 वाट का। मान लो कि हम एक और कुछ बोलो फैन यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं मान लो कितने का, 250 वाट का।
और 250 वाट का, मेरे घर में 5 पंखे लगे हुए हैं मान लीजिए। ऐसे करके सारा अप्लियंसेस का हम लिख लेंगे कि मेरा टोटल कितना वाट का यूज हो रहा है। अब यहाँ से देखो कि ये हो गया कितना 90 वाट, ये हो गया कितना 500 वाट, ये हो गया 250 गुने 4 ही रहने दो, 1000 रहेगा सीधा सीधा, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 1590 वाट का खर्चा हो रहा है, 1590 वाट का खर्चा हो रहा है। अब अगर हम कितना देर जलाएंगे तो मेरा कितना बिजली बिल उठेगा, ये आपको पता है। तो आप जानते हैं क्या कि अगर बेटा 1000 वाट को हम 1 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट आएगा। इसका मतलब कि अगर हम 1 वाट को क्या करेंगे 1000 घंटा जलाएंगे तब 1 यूनिट उठेगा। इसका रिवर्स सोचो कि अगर हम 1000 वाट को क्या कर रहे हैं 1 घंटा जला रहे हैं तो 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है ना। 1 घंटे में कितना 1 यूनिट 1000 वाट के लिए। तो अगर 1 वाट ही जलाएंगे तो कम जलाएंगे तो ऊर्जा भी कम खपत होगा, ऊर्जा भी कम खपत होगा तो ज्यादा देर में उतना ऊर्जा ना खपत होगा। तो आप सोचिए कि अगर 1 वाट को हम 1000 घंटा जलाएंगे, 1000 घंटा जलाएंगे तो 1 यूनिट खपत होगा। अब आप सोचिएगा कि 1500 वाट तो अधिक वाट खर्चा कर रहे हैं, तो कितना देर जलाएंगे तो 1000 बटा 1590 घंटा जब हम इसको खर्चा चला देंगे तो ये कितने का बिल देगा 1 यूनिट का बिल देगा। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट भी कर पाएंगे क्या कि मेरा बिजली बिल सही उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अब इसमें सवाल ये उठता है क्या कि भाई साहब मान लीजिए कभी वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग के कारण थोड़ा सा आगे पीछे होगा, घर में तारों के रेजिस्टेंस के कारण भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो घर में अगर हम अच्छे क्वालिटी का वायर का यूज किए हैं तो ये मान लेंगे क्या कि मान लो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने का 10% का आगे पीछे हो जाएगा, एरर के कारण ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए 10% हो जाए, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अगर 10% आगे पीछे अपना कैलकुलेशन आ रहा है तो हम लोग मान लेंगे क्या ये लगभग ठीक ठाक है। लेकिन अगर सीधे डबल का आ रहा हो तो डबल का आ रहा तो शक होगा, उसके घर से मीटर उतारेंगे, मकान मालिक के माथा पे जाके कहेंगे नया मीटर लगाओ चेक करके। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अब मेन बात है क्या कि इस पर सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। मेन बात है क्या कि इससे सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो सवाल में आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो आप सवाल बेधड़क बना लेंगे। जैसे देखिए कि सबसे पहला सवाल है ये कि आपको कह रहा है क्या कि ये 3 प्रतिरोध आपके परिपथ में लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा ये 3 प्रतिरोध आपके परिपथ में लगे हुए हैं, ये 12 वोल्ट पर अप्लाई हो रहा है और ये है कितना 3 ओम 2 ओम और 1 ओम का। आपसे पूछ रहा है क्या कि बताइए कि इसका विद्युत ऊर्जा कितने का है, इसका विद्युत ऊर्जा कितने का है या शक्ति कितने का है। तो आप क्या करेंगे कि सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितने का आएगा, सीरीज में लगा हुआ है 6 ओम का और इससे लगा हुआ है कितना 12 वोल्ट। तो तुमको देखो 2 चीज पता है, एक तो पता है तुमको V बराबर कितना 12 वोल्ट और एक चीज तुमको पता है क्या R इक्वल टू कितना 6 ओम का। पावर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पावर कितना होता है, पावर होता है कितना V² बाय निकल जाएगा 144/6। अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि प्रत्येक से आप करंट बताइए कितना जाएगा, तो प्रत्येक से करंट जाएगा, मान लो यहाँ से करंट गया I, तो V इक्वल टू कितना लिखोगे IR लिखोगे, है ना। V इक्वल टू कितना लिखोगे IR, यानी कि 12 इक्वल टू हो जाएगा I × 6 और I इक्वल टू कितने का आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो कितने का, यहाँ से भी करंट जाएगा कितने का, यहाँ से भी करंट जाएगा 2 एम्पियर का और यहाँ से भी करंट जाएगा कितने का। अब देखिए कि अगर हर का हम निकालना चाहें विभवांतर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि विभवांतर है V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पे कितना सीरीज में है, हर जगह अलग अलग विभवांतर होगा। अब अगर दोस्त V1 बराबर लिखेंगे तो IR1 लिखेंगे, I है 2 का और R1 है कितने का, यानी कितना वोल्ट आएगा। अगर V2 लिखना चाहें तो करंट जा रहा है 2 का और रेजिस्टेंस है कितने का 4 वोल्ट, और अगर V3 लिखना चाहें तो 2 × 1 यानी कि कितने वोल्ट 2 वोल्ट का। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से V1 जो आया वो आया कितने का 6 वोल्ट का, ये आया कितने का 4 वोल्ट का और V3 आया कितने का 2 वोल्ट का। अब आप देखो कि अगर आपसे पूछे पार्टिकुलर कि 3 ओम वाले प्रतिरोध में खपत ऊर्जा का मान बताइए 1 घंटे में, कि पहले 1 घंटे में जो है तो ये कितना ऊर्जा खपत करेगा, तो सीधे क्या करो पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा एनर्जी। क्यों कि पावर इक्वल टू आप कितना जानते हैं एनर्जी बाय कितना टाइम। तो अगर यहाँ से एनर्जी लिखना चाहे तो ये कितना मिल जाएगा पावर इंटू
तो किसी भी तरीके से तुम पावर निकालो और पावर में टाइम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहे कि सब एसआई यूनिट में रहना चाहिए। कभी कभी टाइम घंटे में दिया रहेगा, कभी कभी सेकंड में दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सेकंड में बदलेंगे तब वाट लिखेंगे। ठीक ना, सेकंड में बदलेंगे तब क्या करेंगे, वाट लिखेंगे। अब देखिए कि जैसे मान ले कह दे कि आपसे कह दे क्या कि प्रथम 5 मिनट में, प्रथम 5 मिनट में खपत ऊर्जा का मान आप बताइए कितना होगा। खपत ऊर्जा का मान आप बताइए कितना होगा। तो आप पावर तो यहाँ से निकाल लेंगे। पावर कितना निकालेंगे, वी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितने का, 6 का। 144 बटा कितना आ जाएगा, 6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कि कितने का, 24 वाट का पावर है ना। कितने का, 24 वाट का पावर है। अब देखना कि प्रथम 5 मिनट में खपत ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। एनर्जी इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, पी इंटू टी। पावर है कितने का भाई, और टाइम लगा है 5 मिनट, एसआई में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 इंटू 5 सेकेंड, और ये मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा उतना जूल हो जाएगा ऊर्जा का मात्रा। क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में आया। अब देखो कि अपने पास इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर एक प्रतिरोध का विभवांतर निकालना, हर एक प्रतिरोध से कितनी धारा बह रही है ये निकालना। तो अगर सर्किट दिया हुआ रहेगा तो धारा और विभवांतर हम लोग तब तक निकाल ही रहे थे जब से सर्किट पढ़ रहे हैं तब से। और धारा विभवांतर निकल जाए तो भाई केवल एक फॉर्मूला लगा देंगे। एक फॉर्मूला लगा देंगे क्या, पावर इक्वल टू एक है वी आई का, एक है आई स्क्वायर आर का, और एक है क्या वी स्क्वायर बाय आर का। ये लगा देंगे तो काम हो जाएगा। कभी कभी सवाल में ऐसा दे देता है क्या, कभी कभी सवाल में ऐसा दे देता है क्या कि करंट दे देगा वेरिएबल। करंट दे देगा क्या तुमको, वेरिएबल। कह देगा क्या, करंट दे देगा वेरिएबल। कैसे, देखो कह देगा क्या कि यदि I बराबर 2T है, यदि I बराबर 2T है तो कह देगा क्या कि 5 ओम के प्रतिरोध द्वारा, 5 ओम के प्रतिरोध द्वारा, 5 ओम के प्रतिरोध द्वारा 10 सेकंड में, 10 सेकंड में खपत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। 10 सेकंड में खपत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब यहां पर जो है तो अपना करंट कांस्टेंट नहीं है। करंट कांस्टेंट रहता तो हम वी आई या आई स्क्वायर आर कुछ भी लगाते, लेकिन करंट अब यहाँ पर टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो जब करंट दोस्त टाइम के साथ वेरी करे तो मैंने तुमको सिखाया हुआ एक फॉर्मूला कि जब करंट वेरिएबल होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ई इक्वल टू आर जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी। अब यही फॉर्मूला जब हम लोग लगा देंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, इंटीग्रेशन 0 टू टी आर आई स्क्वायर डी टी। लिखते हैं कि नहीं। अब देखिएगा कि E इक्वल टू आर के जगह पर कितना है, 5 ओम। इंटीग्रेशन 0 टू टी का मतलब कहां तक, 0 से 10 सेकंड तक। प्रथम 10 सेकंड में कह रहा है आई स्क्वायर, यानी कि कितना, 2T का स्क्वायर, और कितना, देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 टू 10, 4T स्क्वायर कितना, dt। 4 आ जाएगा बाहर, 5 से गुना होकर के कितना हो जाना है, 20, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3। कहाँ से कहाँ तक सॉल्व कर लोगे कि नहीं, 20 गुने 10 का क्यूब बट्टा 3 माइनस 0 का क्यूब बट्टा, ये तो हो जाएगा 0 ही। कितना बचा, 20 गुने 10 गुने 10 गुने 10 और बट्टा कितना 3। ये देखो 1000 हो गया ना, है ना। तो आप एनर्जी लिखेंगे तो इतना जूल लिखेंगे, क्योंकि सारा ऐसा ही में लिए हैं। एनर्जी में जब इतना जूल लिखेंगे तो इतना जूल को 1000 से गुना कर दें तो इसको हम 20/3 किलो जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1000 को किलो लिख देंगे और जूल को जूल लिख देंगे, तो 5 सेकंड में खपत ऊर्जा का मान भी निकल जाएगा। कब, जब करंट क्या रहे, वेरिएबल रहे तब। तो करंट चाहे वेरिएबल रहे चाहे कांस्टेंट रहे, हर एक केस में हम लोग एनर्जी और पावर निकालना सीखे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चंस और रह जाते हैं सर्किट में, जब एलिमेंट लगा देंगे तो 10वीं में तुम देखे होगे क्वेश्चन क्या कि 1 महीने का बिजली बिल ज्ञात करिए, इतना इतना लगा हुआ है हमारे घर में, प्रतिदिन इतना देर यूज करते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, एग्जाम में पूछेगा नहीं। डेफिनेशन बेस्ड बस आज काम किए किस चीज़ पर, पावर पर और एनर्जी पर। अब 2 दिन के क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक दिन मीटर ब्रिज, एक दिन पोटेंशियोमीटर, और एक दिन और पढ़ा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट मीटर और आमीटर वगैरह का चर्चा भी नहीं हुई है ना। चलिए काफ़ी आज के लिए।